नमस्कार, मैं विशाल कुमार पुनः आपका स्वागत करता हूं और आज उपस्थित हूं रघुवीर सहाय जी की एक और कविता का भावार्थ लेकर। कविता का शीर्षक है कोई एक और मतदाता। तो आइए कविता का भावार्थ पंक्तिशः करते हैं। जब शाम हो जाती है तब खत्म होता है मेरा काम, जब काम खत्म होता है तब शाम खत्म होती है। इन पंक्तियों में एक सामान्य व्यक्ति के जीवन के बारे में बताया गया है और जिसे राजनीतिक दल केवल मतदाता के रूप में देखती हैं कि वह केवल एक वोट है। आज की स्थिति यह है कि एक मनुष्य जो है केवल मात्र एक वोट बनकर रह गया है और वही स्थिति यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया गया है कि कोई भी मतदाता हो, XYZ कोई भी मतदाता हो, तो सबकी स्थिति यही है कि उसको दिन में पूरा दिन काम करना पड़ता है, शाम तक वह बड़ी मेहनत से कार्य करता है और जब शाम समाप्त होती है, जब संध्या होती है, पूरा दिन समाप्त हो जाता है, शाम भी समाप्त हो जाती है, रात्रि आ जाती है, तभी उसका कार्य समाप्त होता है और तभी उसको कुछ फुर्सत का क्षण या उसको कुछ अवकाश मिल पाता है। रात तक दम तोड़ देता है परिवार, मेरा नहीं एक और मतदाता का संसार। देखिए, रात तक परिवार के दम तोड़ देने की ये बात है। इसका भावार्थ यह है कि जब व्यक्ति सारा दिन कार्य करके अपने घर वापस आता है तो वह इतना भी कमा नहीं पाता है कि अपने परिवार की इच्छाओं को पूरा कर सके और रात होते होते उसके परिवार ने जो इच्छाएं की थी वे इच्छाएं भी दम तोड़ देती हैं, क्योंकि वे इच्छाएं उस व्यक्ति के पूरा दिन कार्य करने के बाद भी पूरी नहीं हो पाती हैं। और इसीलिए यह बात कही गई है कि रात तक उस व्यक्ति का परिवार भी अपनी इच्छाओं और अपनी आशाओं और अपनी आकांक्षाओं को जो मन में पाले बैठा था, उसकी इच्छाएं, आकांक्षाएं और उसकी आशाएं भी दम तोड़ देती हैं। मेरा नहीं एक और मतदाता का संसार। और यह केवल किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है, कवि की स्वयं की बात नहीं है, या जो व्यक्ति इसमें मैं शैली में, आत्मकथात्मक शैली में संबोधित कर रहा है, केवल यह उस तक ही सीमित नहीं है, अपितु किसी भी जो मतदाता जिसको कहा जाता है और जो लोग मत डालते हैं, वोटर्स जो होते हैं, यह सभी की स्थिति है और सभी को इसी प्रकार का जीवन जीना पड़ता है। कम खाते और जो यह तो बात सर्वविदित है कि भारत में गरीबी बहुत अधिक है और लोगों को एक वक्त का भोजन भी बड़ी कठिनता से प्राप्त होता है। तो उसी बात को यहाँ पर रघुवीर सहाय जी कहते हैं कि कम खाते, और इसी जद्दोजहद में वे जितनी उनको आवश्यकता है उससे भी उनको कम खाना पड़ता है। और जो ऊब कर ये शब्द है, ये हम अगली पंक्ति के साथ जोड़कर इसका अर्थ लगा सकते हैं। प्रेमी प्रेमिका एक पत्र लिख दे गए सूचना विभाग को। यहाँ ऊब कर जो है वो इस पंक्ति के साथ भी लगाया जा सकता है और पिछली पंक्तियों के साथ भी इसका प्रयोग किया जा सकता है कि उनको कम खाना पड़ता है। और हर एक व्यक्ति जो एक सामान्य मतदाता है वह अपनी ज़िंदगी से ऊबा हुआ है। इतनी नीरस जिंदगी हो गई है कि वही मशीन की तरह यांत्रिक रूप से प्रतिदिन सुबह से रात तक कार्य करना और फिर वापस घर आना, तो परिवार की निराशा और परिवार की इच्छाएं पूरी न कर पाना, इस सब में ही उसका जीवन उलझ कर रह जाता है और इसीलिए उसको ऊबा हुआ भी कहा जा सकता है। और दूसरी पंक्ति के साथ इसका अर्थ लगाएंगे तो यह अर्थ बन सकता है कि ऊब कर प्रेमी प्रेमिका की, क्योंकि अभी भी हमारे देश में इस तरह के संकीर्ण मानसिकता वाले लोग हैं कि जो प्रेम को स्वीकार नहीं करते हैं। तो इसीलिए वे प्रेमी और प्रेमिका इस संसार की इस रीति से ऊब कर, इस प्रकार की मानसिकता से ऊब कर एक पत्र लिखकर सूचना विभाग को दे गए। और दे गए का यहाँ पर अर्थ लगा सकते हैं
कि उन्होंने इस बात से तंग आकर आत्महत्या कर ली। तो ये जो एक सामान्य व्यक्ति की ये कहानी है, उसी कहानी को रघुवीर सहाय जी यहाँ पर कह रहे हैं। दिन रात सांस लेता है ट्रांजिस्टर लिए हुए, खुश नसीब खुशी राम। अब देखिए, ये रघुवीर सहाय जी की कविताओं की विशेषता है कि वे व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का बहुत अधिक प्रयोग करते हैं, जैसे रामदास, इसके अतिरिक्त महकू, महंगू, और ऐसे ही उन्होंने अब खुशी राम इस तरह की व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग किया है। और वे व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग इसलिए करते हैं कि सामान्य व्यक्ति को यदि उन्हें दिखाना है, जो सामान्य जन है उसको दिखाना है, तो उसमें अभिव्यंजना लाने के लिए वे इस प्रकार से व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग करते हैं। तो खुश नसीब की वह भाग्यशाली स्वयं को समझता है, जो सामान्य मतदाता है वह स्वयं को भाग्यशाली समझता है। और ऊपर जो परिस्थितियां बताई गई थी, उन परिस्थितियों के बावजूद, उन कठिन परिस्थितियों के बावजूद भी वह स्वयं को सौभाग्यशाली समझता है। और किस लिए सौभाग्य समझता है? दिन रात सांस लेते हुए, कि वह जो सांस ही ले रहा है, उसकी श्वास प्रक्रिया ही जो चल रही है, वह इसी बात के लिए स्वयं को सौभाग्यशाली समझता है। वह ट्रांजिस्टर भी सुनता है। देखिए, भावार्थ यह है कि व्यक्ति उन बातों की तरफ तो सोच ही नहीं पाता है जिन बातों को ये कहना चाहिए कि सौभाग्यशाली व्यक्ति को ही नसीब होती हैं, जिसमें सम्मिलित होती हैं अच्छी तरह से जीवन जीना, घूमना फिरना, और कुछ और इस तरह के कार्य करना कि उसके मन को खुशी मिल सके। बल्कि उसके लिए तो यही केवल सौभाग्य की बात रह गई है कि वह सांस ले रहा है, वह किसी भांति जी रहा है, वह थोड़ी बहुत देर ट्रांजिस्टर सुन लेता है और सांस ले रहा है, इसी को वह अपना सौभाग्य समझता है। फुर्सत में अन्याय सहने में मस्त। और इस पंक्ति का अर्थ यह है कि जो आम मतदाता है, सामान्य व्यक्ति है, वह जो भी उसके साथ अन्याय हो रहा है, यह कहा जाता है कि जो सामान्य व्यक्ति है वह तो मेहनत करता है और उसकी मेहनत का लाभ पूंजीपति, राजनेता, ये सब उठा लेते हैं। तो उसी बात को यहाँ हम अन्याय भी कह सकते हैं। या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भी उसके साथ अन्याय होता है, वह उसको बड़ी फुर्सत में, बड़े इत्मीनान से सहता रहता है और विरोध कभी नहीं करता। वह उस स्थिति में भी विद्रोह ना करके स्वयं को सौभाग्यशाली ही मानता है। स्मृतियाँ खंखोलता, हकलाता, बतलाता। और वह अपनी स्मृतियों में रहता है, हकलाता, बतलाता। एक सामान्य व्यक्ति जो काम करता है, वह सारे कार्य तो करता है, लेकिन वह अब अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध विरोध या विद्रोह नहीं कर पाता है। सवेरे अखबार में, खासकर उसके लिए के एक पृष्ठ पर। और यहाँ उस घटना का वर्णन रघुवीर सहाय जी कर रहे हैं कि किसी दिन उसी सामान्य मतदाता खुशी राम के लिए अखबार के किसी एक पृष्ठ पर क्या घटना होती है, वह आगे की पंक्तियों में हम देखते हैं। दुम हिलाता संपादक एक पर गुरगुराता है। तो यहाँ हमें यह पता लग रहा है कि उसी खुशी राम, जो कि एक सामान्य मतदाता का प्रतिनिधित्व करता है, उसी के संबंध में संपादक के लिए भी यहाँ पर व्यंग्य का प्रयोग किया गया है। वह संपादक जो एक पृष्ठ पर तो दुम हिलाने का अर्थ होता है चापलूसी करना। वह संपादक जो कि नेताओं की, पूंजीपतियों की या शासक वर्ग की चापलूसी करता है, और एक पर वह गुरगुराता है। गुरगुराने का अर्थ होता है कि वह भड़कता है, वह सामान्य जनता पर ही भड़कता है, नेताओं पर और अत्याचारियों पर, आतताइयों पर, शासकों पर वह कभी नहीं भड़कता है, बल्कि जो सामान्य मतदाता है वह केवल उसी पर भड़कता है। तो कहने का भाव यह है कि किसी एक दिन अखबार का वह संपादक जो नेताओं की तो चापलूसी करता है, वह किसी दिन एक पृष्ठ पर उस
सामान्य से मतदाता खुशी राम पर भड़कता है। देखिए, जो पत्रकारिता है और आज के समय में तो हम देखते हैं कि मीडिया किस तरह से बिक चुका है। तो जब रघुवीर सहाय जी ये कविता लिख रहे थे तब भी कमोबेश स्थिति कुछ ऐसी ही होगी, इसलिए वो पत्रकारों पर व्यंग्य करते हैं, संपादक पर व्यंग्य करते हैं कि वे किस तरह से नेताओं की चापलूसी करते हैं, किस तरह से शासक वर्ग की चापलूसी करते हैं और आम जनता को ही दोषी ठहराने का कार्य वे करते हैं। एक दिन आखिरकार दोपहर में छुरे से मारा गया खुशीराम, और अखबार में वह खबर लिखता है कि किस प्रकार से एक दिन छुरे का प्रयोग करके खुशीराम मारा गया। और यह जो हत्या है यह केवल छुरे से ही हत्या नहीं है। रघुवीर सहाय जी इस हत्या को कई अर्थों में देखते हैं। हत्या उनकी दृष्टि में केवल वही नहीं होती है जो किसी हथियार से किसी को मार दिया जाए, अपितु हत्या वह भी है कि समाज में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर दी जाएं, किसी व्यक्ति के लिए इतनी विकट, इतनी संकटपूर्ण परिस्थितियां उत्पन्न कर दी जाएं कि उसे भूख से, बेरोजगारी से या और किसी अन्य कारण से उसकी मृत्यु हो जाए, तो उसे भी हत्या ही माना जाएगा। और यह छुरे से मारा जाना उसी के प्रतीक के रूप में भी हम ले सकते हैं। वह अशुभ दिन था, कोई राजनीति का मसला देश में उस वक्त पेश नहीं था। खुशीराम बन नहीं सका कत्ल का मसाला, बदचलनी का बना उसने जैसा किया वैसा भरा। देखिए, इन पंक्तियों से साफ साफ यह दिखाई देता है कि जो व्यंग्य संपादकों पर और अखबार में समाचार लिखने वालों पर रघुवीर सहाय जी कर रहे हैं कि क्योंकि उस समय देश में कोई ऐसा मुद्दा नहीं चला हुआ था कि खुशीराम जो है वो किसी प्रकार से कत्ल की जो सनसनीखेज जैसी जो समाचार होते हैं उनका वो मसाला बन सके। अभी आप लोगों ने देखा भी होगा कि किस प्रकार से पिछले दिनों एक अभिनेता को लेकर किस प्रकार से मीडिया में सनसनी उत्पन्न की गई थी और किस प्रकार से उसे ही केवल खबरों का मसाला बनाया गया था। लेकिन बात यहाँ पर रघुवीर सहाय जी यह कहते हैं कि यह नहीं हुआ कि देश में उस समय ऐसा कोई मुद्दा नहीं था कि जिसको दबाने के लिए या यह बात के लिए कि वह मुद्दा उभरे नहीं, और जिस कारण से किसी के कत्ल को इस तरह से सनसनीखेज बनाकर और इस तरह से बढ़ा चढ़ाकर बताया जाए। अक्सर सत्ताओं का चरित्र ऐसा होता है, वे चाहते हैं कि जब देश में कोई इस तरह का मुद्दा हो जो जन सामान्य से जुड़ा हुआ हो, तो उस जन सामान्य के मुद्दे को पीछे धकेलने के लिए किसी के कत्ल को भी इस प्रकार से सनसनीखेज रूप में प्रस्तुत किया जाता है और इस प्रकार से उसे ही पूरी मीडिया में जगह दी जाती है ताकि वह जो जन सामान्य से जुड़ी हुई खबर है वह लोगों के सामने ना आ सके। तो इसी बात को रघुवीर सहाय जी कहते हैं कि यह बड़ा ही अशुभ दिन था और एक सामान्य व्यक्ति के लिए तो यही कहा जा सकता है कि वह खबर नहीं बन पाया। तो इसीलिए यहाँ पर रघुवीर सहाय जी कहते हैं कि बड़ा ही अशुभ दिन था कि वह खुशीराम इस प्रकार से कत्ल का मसाला नहीं बन सका, क्योंकि देश में ऐसा कोई मुद्दा नहीं था कि जिसको दबाने के लिए किसी व्यक्ति के कत्ल को इस प्रकार से मसाला बनाया जा सके, उसको पेश किया जा सके। बल्कि उसके बारे में तो यह बात छापी गई कि वह बदचलन था, वह चरित्रहीन था और साथ ही यह भी कहा गया कि उसने जैसा किया था उसने अपने पापों का फल भोगा है। तो जो सामान्य व्यक्ति है उसके प्रति हुए अन्याय को तभी महत्व दिया जाता है जब उसे किसी खबर का मसाला बनाकर उसको प्रयोग करना होता है, वरना उसको ही दोषी ठहराकर, उसे ही चरित्रहीन ठहराकर या उसे ही पापी ठहराकर या उसे ही अपराधी ठहराकर उसकी खबर संक्षिप्त रूप से लिख दी जाती है। इतना दुख मैं देख नहीं सकता। और कवि यहाँ स्वयं के भाव प्रकट कर रहे हैं कि जो इस प्रकार की स्थितियां हैं और इस प्रकार का जो जन सामान्य का दुख है उसे वो देख नहीं पा रहे हैं।
कितना अच्छा था छायावादी, एक दुख लेकर वह एक गान देता था। अब कवि उस पुराने समय को याद कर रहे हैं, कविता के पुराने समय को या पत्रकारिता के पुराने समय को, जब जिसे हम हिंदी साहित्य का छायावाद कहते हैं, और उस युग में जो एक संवेदना कवियों के मन में थी, उस संवेदना को वे याद कर रहे हैं कि वे छायावादी कवि कितने अच्छे होते थे कि वे किसी के दुख को महसूस करके, उसकी संवेदनाओं को अनुभव करके वे उस पर कविताएं लिख देते थे। वो एक गान जो है वो समाज को उस दुख से पीड़ित होकर देते थे। आप लोगों ने निराला की भिक्षुक कविता, विधवा कविता, वह तोड़ती पत्थर, इस प्रकार की कविताएं अवश्य ही पढ़ी हैं। तो उस युग में वे लोग किस प्रकार से किसी के दुख को देखकर उस पर भी एक गान लिख देते थे, उस पर भी एक कविता लिख देते थे। तो उन बातों को यहाँ पर रघुवीर सहाय जी याद कर रहे हैं। कितना कुशल था प्रगतिवादी, हर दुख का कारण वह पहचान लेता था। छायावाद के बाद प्रगतिवाद का युग आया था साहित्य में, और उसमें इन बातों की पड़ताल की जाती थी कि किस कारण से लोगों को इस प्रकार के दुख झेलने पड़ते हैं, और अन्याय और अत्याचार के पीछे कारण क्या है, वास्तविकता क्या है। तो उन्होंने जो पड़ताल अपनी कविताओं में की थी, उन बातों को ये रघुवीर सहाय जी याद करते हैं कि वे जो अन्याय और अत्याचार और जो दुख है उसके कारण की पड़ताल करने की कोशिश कर लेते थे, और वे ये जान लेते थे कि वास्तविक दुख का कारण क्या है, और अपनी कविताओं में उस बात को वे अभिव्यक्त भी करते थे। कितना महान था गीतकार जो दुख के मारे अपनी जान देता था। और वे उन महान गीतकारों के बारे में बात कर रहे हैं जो दूसरों के दुख से प्रभावित होकर इस प्रकार की कविताएं लिख देता था कि मानो उसकी भी जान उन्हीं के साथ निकली जा रही है, अर्थात उनके और लोगों के दुखों को देखकर उसके भी प्राणों का उत्सर्ग हो रहा है, उसके भी प्राण निकले जा रहे हैं। कहने का भाव यह है कि वह भी दुखी लोगों को देखकर बहुत अधिक संवेदित हो जाता था और बहुत अधिक दुखी हो जाता था। कितना अकेला हूं मैं इस समाज में जहां सदा मरता है एक और मतदाता। अब रघुवीर सहाय जी ये बात कहते हैं कि मैं अब कवि के रूप में इस समाज में कितना अकेला पड़ गया हूं कि जहां हमेशा और हमेशा ही कोई न कोई मतदाता इस प्रकार की परिस्थितियों के कारण मृत्यु को प्राप्त होता रहता है। अब अकेले रघुवीर सहाय जी क्यों पड़ गए हैं, क्योंकि उन्होंने जैसे ऊपर कहा छायावाद, प्रगतिवाद और गीतकार, इन सबके बारे में बताया कि ये लोगों की संवेदनाओं से जुड़े हुए होते थे। लेकिन रघुवीर सहाय जी अपने समकालीन युग में देखते हैं कि कवि लोग इस प्रकार के दूसरों के दुखों से संवेदित होकर कविताएं नहीं लिख रहे हैं, और रघुवीर सहाय जी ऐसे माहौल में स्वयं को अकेला पा रहे हैं, और इसीलिए वे कह रहे हैं कि मैं इस माहौल में बिल्कुल अकेला पड़ गया हूं, जहां पर कोई न कोई मतदाता प्रतिदिन इसी प्रकार से मरता रहता है और उसकी मृत्यु की तरफ कोई ध्यान भी नहीं देता है, उसके बारे में कोई लिखता भी नहीं है, उसके बारे में अखबारों में अच्छे से ये जांच पड़ताल नहीं की जाती है कि उसकी मृत्यु हुई तो कैसे हुई, या तो उसे सनसनीखेज रूप से पेश किया जाता है, या फिर उस व्यक्ति को स्वयं ही अपराधी ठहरा कर उसकी खबर को संक्षिप्त रूप से समाचार पत्र में पेश कर दिया जाता है। तो यह थी कविता कोई एक और मतदाता। आशा है आप सभी को समझ आई होगी। आप अपने जो विचार हैं वे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।